Good evening, everyone. Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स हमें डिस्कस करना है ना। तो ये मेरे ख्याल से आज के बाद हाँ एक लेक्चर और लगेगा। जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जनवरी के बाद फिर मूव करेंगे फरवरी की तरफ। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक वो आवाज आवाज क्लियर है? ठीक है सर। तो आज के क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले पिछले कुछ रिवाइज कर लेते हैं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। Recently, India has announced that it is committed to eliminate lymphatic filariasis by which of the following years? lymphatic filariasis कब तक खत्म करने की बात चल रही है? 2027 तक। ठीक है जी। जो एक्सरसाइज एम्फेक्स हुई थी, एम्फेक्स में आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थी। तो ये किस स्टेट में हुई थी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर गुजरात? गुजरात। एम्फेक्स एक्सरसाइज आपका किस स्टेट में हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। एम्फेक्स एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 83। इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन दैट वाज पुणे, ठीक है। नहीं, ये भी डिस्कस कर लिया था। 84 तक हो गया था कल। बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसे मिला है? अस्का पुलिस स्टेशन, गंजम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 84 तक की सर कहानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे सर आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 से। क्वेश्चन नंबर 85। Recently 21 largest unnamed islands of which of the following UTs have been named after परमवीर चक्र अवॉर्डीज? ठीक है। तो एक यूटी है इनमें से, उसके 21 ऐसे अभी अननेम्ड आइलैंड्स थे, उनकी नेमिंग जो है हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर कर दी गई है। तो सवाल ये है कि वो आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप का है, पुडुचेरी का है, अंडमान निकोबार का है, या दमन एंड दीव का है? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर वो आइलैंड्स के नाम है और वो किन के नाम पर रखा गया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि आइलैंड कौन किसके हैं। वो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 86। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट चराइडियो मोइडाम चराइडियो मोइदाम फॉर एडिशन टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो ये चराइडियो मोइदाम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? देखिए हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक ना कर रहा हूँ, ठीक है, ये उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है एग्जैक्टली जो हो उसके अकॉर्डिंग ना हो, बट आपको ये क्वेश्चन बताना है कि अभी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें एक और इंडिया की साइट नॉमिनेट करने के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है, और वो कौन सी? चराइदियो मोइदाम्स। तो सवाल ये है कि चराइदियो मोइदाम्स किस स्टेट में है?
हिंट के लिए बता दूं, चराइदियो इज अ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको ये पता है चराइदियो डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। हाँ जी सर, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक सवाल है। मेघालय, तो मेजोरिटी इज विद मेघालय, बाकी कुछ लोग हैं जो आसाम भी आंसर लगा रहे हैं। तो साजन जी कह रहे हैं मिजोरम। साजन जी कैसे हैं आप? काफी टाइम बाद दिख रहे हैं आप। चलो जी, करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इज आसाम। तो चराइदियो मोइदाम्स कहाँ पर हैं? ये आपका आसाम में है। ये एक्चुअली में है क्या? देखो, मोइदाम्स का मतलब होता है माउंट ब्यूरियल, मतलब जो मुर्दा घाट होता है जहां पर आपके जो डेड बॉडीज हैं उनको क्या कहते हैं, दफनाया जाता है, ठीक है। तो जो माउंट ब्यूरियल है, चराइदियो मोइदाम्स जो है, ये एक ट्रेडिशन है जो ताई अहोम कम्युनिटी है आसाम का। जो अहोम रूलिंग, आपको भी पता है अहोम रूलर्स रहे हैं आसाम के, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो 13 से 19 सेंचुरी अगर आप देखोगे, तो इस दौरान 13 से 19 सेंचुरी मतलब 1200 से लेकर 1800 तक आपको ये मोइदाम्स का क्या कहते हैं ट्रेडिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो अहोम की इसमें होता क्या था, ये जो चराव मोइदाम से, यहाँ पर जो रॉयल लोग होते थे अहोम कम्युनिटी के, अहोम डायनेस्टी के, तो उनको यहाँ पर दफन किया जाता था अलोंग विद देयर पैराफेरनालिया। पैराफेरनालिया मतलब जो भी उनकी जरूरत के सामान होते थे। जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि ये इंसान किसी सफर पे निकल गया, हमसे दूर होके किसी सफर पे निकल गया, तो पहले लोग उनके साथ साथ जो भी उनके रिलेटेड जरूरी चीजें होती थी उसको भी साथ ही में दफन कर देते थे। तो उसे कहते हैं पैराफेरनेलिया। जो भी उनके बिलोंगिंग्स होती थी वो साथ ही में उनके रख दी जाती थी, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन अहोम डायनेस्टी में देखा जाता था। 18 सेंचुरी के बाद फिर जो पहले ये दफनाने का सिस्टम था, इसे चेंज करके हिंदू मेथड ऑफ क्रीमेशन को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो बोन्स और एशिस थी, मतलब जो भी अस्थियां थी, उसको एक टॉम बना के उसमें दफन कर दिया जाता था एट चराइदियो, ठीक है। तो ये मोइदाम चराइदियो एक तरीके से माउंट ब्यूरियल ट्रेडिशन है इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चराइदियो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेन चीज अगर आपको इतना ध्यान रहेगी कि चराइदियो इज इन आसाम, तो ये आसानी से आप करवा पाएंगे, आसानी से आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 85। क्वेश्चन 85 सर ये था, 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। ठीक है डेविड जी। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? साजन जी अनएम्प्लॉयड है? कोई नहीं साजन जी, तैयारी करिए। अभी देखो इस साल, पिछली साल तो एग्जाम काफी रुक गए, इस साल लेकिन दनादन एपीएसएसबी के ही 3 एग्जाम है, उनमें आप अटेम्प्ट करिए, कोई ना कोई तो आप निकालेंगे, ठीक है। चलो सर, यहाँ पे कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? गिव मी थम्स अप। क्वेश्चन 86 समझ गए? चराई दो मोइदाम्स क्या है, समझ में आ गई सर? इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बताइए। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज which will be conducted by the Indian Air Force in the northeastern part of the country in February 2023? All right, sir. इंडियन एयरफोर्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है अपना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कमांड लेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स, मतलब फेब्रवरी में करने जा रहा है। मतलब अब तो फेब्रवरी हो गई, तो मतलब ये एक्सरसाइज फेब्रवरी में हुई थी। तो एक्सरसाइज का नेम पूछ रहा है, पूर्वी प्रहार, पूर्वी प्रचंड, पूर्वी सूर्य, या फिर पूर्वी आकाश। लगाइए सर तुक्का। तो नॉर्थ ईस्ट में भी इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम बताना। पूर्वी प्रहार, पूर्वी प्रचंड, पूर्वी सूर्य, पूर्वी आकाश।
करेक्ट आंसर इज पूर्वी आकाश। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पूर्वी आकाश। तो इंडियन एयरफोर्स has kick started a mega exercise covering the northeastern region to check its combat readiness amid a fresh spike in tension with China। अभी देखो इंडियन एयरफोर्स ने ये एक्सरसाइज क्यों करी, थोड़ा सा चाइना को धमकाने के लिए कि देखो अगर तुम इस बार बाज नहीं आओगे, अभी आपने देखा तवांग में काफी टेंशन क्रिएट हो गई थी, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको धमकाने के लिए कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो फिर हमारे पास तुम्हें सुधारने के और भी तरीके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी ताकि चाइना को ये पता चले कि इस बार एयरफोर्स रेडी है। क्योंकि देखो 1962 वॉर के बारे में कहा जाता है हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, अगर हम इंडियन एयरफोर्स का यूज करते तो हम आसानी से जीत जाते, ये कहा जाता है। हमें ये लग रहा था कि अगर देखो हम अपनी एयरफोर्स लाएंगे तो चाइना भी अपनी एयरफोर्स लाएगा, तो हमने एयरफोर्स का यूज नहीं किया। लेकिन बाद में जो इस एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि 1962 में चाइना की एयरफोर्स रेडी ही नहीं थी। अगर इंडिया अटैक कर देता एयरफोर्स को लेके तो चाइना उतनी तेजी से अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर हमसे चूक हो गई थी। तो इस बार एयरफोर्स यही बताना चाह रही थी कि दिस इज नॉट 1962 एनी मोर, अब की तुम कुछ करोगे, अब की बार हम पूरे तैयार हैं, अब की बार हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूर्वी आकाश एयरफोर्स ने करा। अब देखो एक वर्ड आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो देख लेते हैं सर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली में है क्या। तो आप यहाँ गौर से देखना, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से इसको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये है हमारा इंडिया, ये पूरा जो है ये इंडिया का लोकेशन, ये पूरा ये हमारा सॉवरेन इंडिया है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ये हिस्सा अगर हम बात करें तो ये हिस्सा किसके कंट्रोल में है, ये पीओके कहलाता है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में इस टाइम। ठीक है, पीओके ये है हमारा एरिया, बट किसके कंट्रोल में चला गया, पीओके कंट्रोल में। तो इस हमारे इस यहाँ पर एक बाउंड्री खींच रखी है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये डिसाइड की गई थी 1972 में। शिमला एग्रीमेंट के बाद ये लाइन फाइनल की गई थी कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो इसको माना जाएगा, इसके इधर इधर कोई भी फोर्स एंटर नहीं करेगी। और पहले क्या था, पीओके यहां तक था। फिर बाद में 1963 में चाइना ने क्या करा, वो पाकिस्तान ने क्या करा, ये एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये होता अगर इतनी इनकी सॉवरेन टेरिटरी थी पाकिस्तान की, ये कहते थे कश्मीर हमारा है, तो ये चाइना जितना हिस्सा इनके पास था उसमें से चाइना को देने का क्या मतलब था। अब वही चीज है, हराम की चीज है तो कैसे भी बांटो। तो उनके लिए तो फ्री की चीज है, उनके लिए कश्मीर उनका नहीं है, वो तो बस उनका नैरेटिव है। अगर हमारे पास होता हम कभी ना देते, एटलीस्ट बिना लड़े तो ना देते। ठीक है, इन्होंने इनके पास तो फ्री में आ गए तो इन्होंने इतना हिस्सा उठा के चाइना को बांट दिया 1963 में। उसके बाद 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो चाइना ने हमसे ये एरिया हड़प लिया था। ठीक है, इस एरिया को हम कहते हैं अक्साई चीन वाला एरिया, ये अक्साई चीन वाला एरिया हमारे हाथ से चला गया था। तो आज के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, आज के टाइम पे जो हम बॉर्डर मानते हैं उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है सर, चाइना के साथ है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वैसे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका कोई डिमार्केशन नहीं है, इसका कोई मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल का एग्रीमेंट साइन है शिमला एग्रीमेंट, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बस एक कंसेप्ट है कि हाँ इंडिया की फोर्सेस यहाँ तक रुक गई, चाइना की फोर्सेस यहाँ तक रुक गई, तो हमने आपस में एक बाउंड्री मान ली कि ठीक है जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता तो हम यहीं तक रुकेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये तो इसका एक पार्ट है, ये पार्ट है आपका वेस्टर्न पार्ट जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में मेनली। फिर इसका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक है सेंट्रल पार्ट जो इधर उत्तराखंड वाले एरिया में आता है, और फिर एक है सर इसका ईस्टर्न पार्ट जो आता है इसका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमें जो लाइन देखने को मिलती है उसे मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट में जो एलएसी है इसको हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। मैकमोहन लाइन को हम एक्सेप्ट करते हैं, चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है। चाइना कहता है मैकमोहन लाइन यहाँ से मानो तो उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश उनका होना चाहिए। हम कहते हैं मैकमोहन लाइन को यहाँ से मानो तो हमारे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हमारा एरिया है। ठीक है, तो इसीलिए अरुणाचल को लेकर डिस्प्यूट बना रहता है इन
इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इन चाइना मैकमोहन लाइन को ये मानता ही नहीं है, ठीक है। इसको हम मानते हैं कि हाँ ये मैकमोहन लाइन है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया को एक साइड, दूसरी साइड चाइना को, ठीक है। तो ये सर कुछ लाइंस थी, ठीक है। तो ये हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करी, फिर इसके बाद हमने सर मैकमोहन लाइन की बात करी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तीन हिस्सों में बटी, एक तो इधर ये आपका वेस्टर्न सेक्टर है, ये सेंट्रल सेक्टर है, और ये ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो तीन हिस्से हैं आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? गिव मी एक थम्स अप। क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ठीक है सर। देखिए, करंट अफेयर्स क्लास कराने का पर्पज आपका यही होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस ना सीखो, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी आपके कवर होते चलें, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये आपको कौन से स्टैटिक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो ये एक्स्ट्रा वाली चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती, तो इनको कवर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है करंट अफेयर्स की क्लास करना। तो इसमें ये सारे जो भी रैंडमनेस है ना आपकी जीके के सब्जेक्ट में कि कुछ भी उठा के पूछ लेता है, तो वो जो कुछ भी है ना वो आपके यहाँ करंट अफेयर से कवर हो जाता है। क्योंकि आप पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के पीएसएसबी वगैरह के देख लो, तो जो भी रैंडम क्वेश्चन है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आपके कहीं ना कहीं हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस करे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस टू सेट अप ए टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एट गुइंडी नेशनल पार्क? तो गुइंडी नेशनल पार्क में टर्टल कंजर्वेशन का काम किया जाना है, तो वो कौन सा स्टेट कर रहा है? तो मतलब कुल मिला के वो ये पूछना चाह रहे हैं वही स्टेट करेगा जहां पर गुइंडी नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है। तो सवाल कुल मिला के ये है कि गुइंडी नेशनल पार्क किस स्टेट में आता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। गुइंडी नेशनल पार्क किस स्टेट में आता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना? ये मेरे को आंसर सही चाहिए, कुछ भी लगाएं, तुक्का लगाएं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ जी सर, तुक्के लगना चालू। तमिलनाडु, सी सी सी, तमिलनाडु सी। ओके, बिल्कुल सही बात। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। 88 का करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु।
हाँ जी डेविड जी बताइए। अब देखो, नेशनल पार्क हमने वैसे कई बार कवर किए हैं, 100+ नेशनल पार्क आपको मैंने क्लास में ही याद कराए हैं, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है। नहीं, क्या हुआ, ज़्यादा लेट आ रहा है क्या आवाज़? तो इससे पहले भी हम लोग कई बार क्लास कर चुके हैं, कभी फिर से दोबारा उसको उठा लेंगे, फिर से दोबारा ये क्लास कर लेंगे नेशनल पार्क को लेके। चलो जी, तो अब देखो तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क है, तो एक साथ आप देख लो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु में। गुंडी है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी या फिर कह लो अन्ना मलाई है, मुद्दू मलाई है, मुकुर्ती है। मतलब जहां मलाई वर्ड देखो तो समझ जाना वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। अन्ना मलाई, मुद्दू मलाई। ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार और गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये और मुकुर्ती, ये सब किसके नेशनल पार्क हैं, तमिलनाडु के। तो G1 G2 M1 M2, और एक बचा इंदिरा गांधी जिसको हम अन्नामलाई भी कहते हैं। ठीक है। G फॉर गुंडी, G फॉर गल्फ ऑफ मन्नार, M फॉर मुदुमलाई, M फॉर मुकुर्ती, और इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो ये दो दो चार और पांच, ये पांच नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे सर? ये पांच नेशनल पार्क मिलेंगे तमिलनाडु में। मुझे लगा आप क्लास से बाहर। नहीं जी, मैं यही हूँ डेविड जी। मैंने माइक ऑफ कर रखा था ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए कमेंट करने का। ठीक है, मैं यहीं था। ठीक है सर। तो ये तमिलनाडु के नेशनल पार्क हो गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 89 पे। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज won the India Open Super 1 Super 750 Women Singles Title 2023? ये स्पोर्ट्स का सवाल है। पिछले एग्जाम्स में देखा गया है करीब 1 से 2 सवाल हर बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते ही हैं, और कुछ डिटेल में नहीं आते, बस इसी तरह से कोई इवेंट दे देगा और कह देगा ये इवेंट किसने जीता। जैसे इस बार इंडिया ओपन टाइटल है 2023, तो किसने जीता? ये बैडमिंटन की बात हो रही है। ठीक है। अकाने यामागुची ने, नामी मात्सुयामा ने, या शिहारू शिदा ने, या आन से यंग ने? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 89, इंडिया ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? चलो, अमीना जी ने बताया डी। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? बाकी लोग कहना भी चाहते हैं कि नहीं? डी, तुक्का। करेक्ट आंसर इज आनसेयंग। आनसेयंग बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है आनसेयंग, उन्होंने जीता है आपका इंडिया ओपन टाइटल। ठीक है। तो ये अपना जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 89। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? तो अभी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2023 का, तो इस बार कितने चिल्ड्रन को ये अवार्ड दिया गया है? जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छा है, आ सकता है आपके एग्जाम में। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन अवार्ड? साउथ कोरिया की। ठीक है, यंग जी जो है, आंसू यंग जो है वो साउथ कोरिया के हैं। हाँ जी गुंगली जी। 11। चलो, हाँ जी, करेक्ट आंसर इज 11। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है इस बार? 11 बच्चों को मिला है।
ये अवार्ड आपका प्रेसिडेंट देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस अवार्ड के लिए। तो 5 to 18 ईयर्स की कैटेगरी के जो एज के जो बच्चे हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। 6 कैटेगरीज हैं, या तो आर्ट एंड कल्चर, या ब्रेवरी, या इनोवेशन, या स्कॉलस्टिक, या सोशल सर्विस, या फिर स्पोर्ट। ये 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें 1 लाख रुपया और एक सर्टिफिकेट साइटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों में एक करियर डेवलपमेंट और बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से इंस्पायर करने के लिए ये अवार्ड की व्यवस्था करिए। कौन सा मिनिस्ट्री अवार्ड हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देते हैं सर अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 91 बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 बताइए। Which of the following organizations has accepted the proposal of India to include women's participation in local government bodies as a parameter in the gender gap report? तो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, आपको तो ये बताना है सबसे पहला सवाल। और फिर ये कि जेंडर गैप रिपोर्ट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, है ना। जेंडर गैप रिपोर्ट करती क्या है? जो मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है उसको मेजर करती है कि किस कंट्री में ये गैप ज्यादा है। मतलब जेंडर गैप एक तरीके से इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी चेक करती कि किस कंट्री में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे काम करती है जिनको ये काउंट करती है और उसके बाद चेक करती है कि हाँ कितनी इनइक्वालिटी है उस कंट्री में। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या करा है? इंडिया ने प्रपोज किया है जो लोकल गवर्नमेंट में विमेंस का पार्टिसिपेशन है उसको भी एक पॉइंट आप काउंट करो अपने इस रैंकिंग में, ठीक है। आप जो भी रिपोर्ट बनाते हो उसमें जितने भी फैक्टर्स लेते हो, एक फैक्टर क्या लो? विमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी लो जेंडर गैप रिपोर्ट बनाने में। इंडिया ने ऐसा क्यों किया? देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। लोकल गवर्नमेंट में विमेन का 33% होता है रिजर्वेशन। तो अगर जेंडर गैप रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट को भी एक फैक्टर बनाती है तो इससे इंडिया की रैंकिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अभी क्या है, 141 में से हमारी करीब 130 के आसपास रैंक रहती है, तो जेंडर गैप में हमारी रैंक बहुत खराब है, ठीक है। तो अगर विमेन पार्टिसिपेशन जो लोकल गवर्नमेंट है ये फैक्टर ऐड होगा तो इससे हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास विमेन रिजर्वेशन 33% है। अब आपको ये बताना है कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया, 2019 की यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने पूछा तो आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं ये रिपोर्ट आपका कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, ठीक है। तो 4 की डायमेंशंस ये चेक करता है कि आपकी कंट्री में जो विमेन है उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशन कितना मिल रहा है, उनका हेल्थ और सर्वाइवल कैसा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है। अब इंडिया कह रहा है इनके साथ साथ एक जो लोकल गवर्नमेंट में विमेन पार्टिसिपेशन है उसको भी ऐड कर लो, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा बात तो अच्छी कह रहे हो, इसको हम जरूर ऐड करेंगे। अब इससे इंडिया को बहुत फायदा होगी, हमारी जो रैंकिंग है वो काफी हद तक इम्प्रूव होगी, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? ये समझ पा रहे हैं जितना भी मैं कुछ कह रहा हूँ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं है? इफ इट इज क्लियर गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, है कि नहीं है? 3 तुक्का दिन रो। बहुत बढ़िया तेमिन जी, बहुत बढ़िया। आज दिन है तेमिन साहब का। आज तेमिन साहब कोई लॉटरी ले जाके आप खरीद लो, लग जाए शायद, है ना। आज दिन बढ़िया चल रहा है आपका। थैंक यू पांग जी। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। एस्ट्रोफिजिक्स के मिशन है अल्ट्रासैट, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज? अल्ट्रासैट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है? इसरो, नासा, इजराइल की स्पेस एजेंसी, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी? बताइए सर। अल्ट्रासैट मिशन किस एजेंसी का है? इसरो, नासा, इजराइल या यूरोप?
थैंक यू कुंगली जी। बताइए सर, एस्ट्रोफिजिक्स मिशन लगाओ सर, तुक्का किसका है? सॉरी, अल्ट्रासैट मिशन। नेमी जी, इसका ऐप पर पीडीएफ नहीं है। ये जो क्लास की लिंक होती है ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लिंक होती है। ठीक है, ये जो वीडियो होता है इसी के डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लिंक अपन भेज देते हैं, है ना। उसके अलावा बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप कर दो आप 9990784642, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आप ध्यान रखिए ना अपना, और जितना हो घर पे पॉसिबल हो उतना पढ़िए। बाकी देखो, हेल्थ है तो वेल्थ है, तो हेल्थ पहले फोकस कर लीजिए, अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। चलो जी, तो अल्ट्रासैट जो मिशन है वो ना सर नासा का है ना इसरो का है, ये इसराइल का, इसराइल की स्पेस एजेंसी इस पे काम कर रही है। इस पे एक्चुअली नासा और इसराइल मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें यूएस जो है, नासा जो है इसराइल की हेल्प करेगा अल्ट्रासैट मिशन में। अल्ट्रासैट मिशन का काम क्या है? स्पेस में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को देखना है, टू लुक फॉर यूवी सिग्नेचर्स इन स्पेस। ठीक है। होता क्या है, जब जो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं तो उनकी वजह से कुछ यूवी एमिशंस निकलते हैं, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं उनकी वजह से कुछ यूवी रेज निकलते हैं। तो उन्हीं यूवी रेज को डिटेक्ट करना है, उन्हीं को पकड़ना है, उन्हीं को पिक्चर करना है। इसी के लिए ये मिशन कौन रन कर रहा है? इजराइल स्पेस एजेंसी रन कर रही है, और इनकी मदद कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, नासा कर रहा है। ठीक है सर। अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल सही। कोई बात नहीं निमी जी, जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लास करिए ना, पहले आप तबीयत ठीक कर लीजिए, और तबीयत ठीक हो जाए तो आप मेरे को कॉल करके बात करिए। फिर भी अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई भी दिक्कत हो ना, तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा ना। नंबर तो मेरा है 9990784642, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलो सर, अल्ट्रासैट की बात हो गई, एस्ट्रोफिजिक्स का मिशन है, इजराइल स्पेस एजेंसी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग विल लीड द आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एट द रिपब्लिक डे परेड 2023। आप ये मिसाइल्स के नाम पढ़ते रहते होगे, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। तो एक सरफेस टू एयर मिसाइल का टाइप है आकाश मिसाइल। ठीक है। तो अभी रिपब्लिक डे की परेड होने वाली है। ठीक है। तो हम अपनी परेड में अपने वेपन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं दुनिया को कि हाउ मच पावरफुल वी आर। ठीक है। तो जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको लीड कौन करेगा परेड में? तो वो सवाल पूछ रहा है। तो लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी, कैप्टन दिव्या भाटी, लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा, या कैप्टन अभिलाषा बराक। तो ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को कौन लीड कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो जी, करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा। तो जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको रिपब्लिक डे परेड पे किसने लीड करा? लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने। अब देखो, इंडिया में जो भी मिसाइल्स डेवलप हो रही हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम है वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 1982 में इसको मंजूरी मिल गई थी, इस प्रोग्राम को, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये पूरा प्रोग्राम हुआ है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की गाइडेंस में ये पूरा मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रन किया गया है। इसीलिए उनको हम मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि मिसाइल डेवलपमेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही अपर लेवल का है। ठीक है।
तो इसके तहत हमने कई डिफरेंट डिफरेंट तरह की मिसाइल्स बनाई। तीन तो देखो सर सरफेस टू एयर थी, नहीं सॉरी, दो तो सरफेस टू एयर है, एक है शॉर्ट रेंज, एक है मीडियम रेंज। ये कैसी सरफेस टू एयर, एक का नाम है आकाश, आकाश तो अभी आपने देख ली, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसी तरह से अगर शॉर्ट रेंज में देखो तो है आपका त्रिशूल। ठीक है, तो पहले तो सरफेस टू एयर में हम बात करें तो आकाश हो गया और त्रिशूल हो गया। फिर सरफेस टू सरफेस की बात करें तो पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस, नाम ही है सर पृथ्वी, पृथ्वी है तो कहाँ उड़ पाएगी, है ना। और एक है नाग, नाग है एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, और एक है आपका अग्नि। ठीक है, अग्नि को फिर बाद में इस प्रोग्राम से अलग करके अलग डेवलप किया गया, बाकी जब तक ये अग्नि इसका पार्ट रही थी, अभी इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो जो नाग है वो एंटी टैंक है, आकाश और त्रिशूल ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जो पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो दीज आर फ्यू मिसाइल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड थ्रू दिस प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये आपकी मिसाइल्स इंडिया में डेवलप हुई हैं। ठीक है, तो इनका एटलीस्ट बेसिक याद रखिएगा कि पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, आकाश और त्रिशूल सरफेस टू एयर हैं, जिसमें त्रिशूल शॉर्ट रेंज है और आकाश मीडियम रेंज है। ठीक है सर, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी सर, समझ रहे हैं तो गिव मी थम्स अप। बाकी क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं। Abdel Fattah al-Sisi is the chief guest of the 74th Republic Day Parade 2023. He is the president of which of the following countries? देखो हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम अपने रिपब्लिक डे परेड पे हर बार एक फॉरेन गेस्ट को बुलाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो 74th रिपब्लिक डे परेड थी उसमें हमने किसको बुलाया? जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, सॉरी अरे बता दिए मैंने आंसर, चलो कोई नहीं। तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आपके अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको बुलाया था। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मैं बता गया, करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। हो जाता है, कभी कभी भावनाओं में बह के निकल जाते हैं आंसर। अब तो मतलब, अब तो सब डी लगाई हैं आप। हाँ अरे सर, मैं तो सर बोलने ही वाला था सर इजिप्ट। मेरे को तो सर पता ही था इजिप्ट आंसर। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। चलो इसको, इस क्वेश्चन को बोनस में डाल देंगे ना। ओके सर, ठीक है सर, अब हो गया तो हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। अभी एक स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम है जियोटेल स्पेसक्राफ्ट, 3 साल ऑर्बिट में रहा, अब वो साइन ऑफ करके चला गया, मतलब अब उसका टाइम टाइम पूरा हो गया। ठीक है, उसका काम पूरा हो गया। तो जो जियोटेल स्पेसक्राफ्ट है उसको नासा और किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके बनाया था? एक तो नासा ने बनाया था, उसके साथ कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, उसने मिलके जियोटेल स्पेसक्राफ्ट बनाया था। तो सवाल यह है कि नासा के साथ किसने मिलके जियोटेल स्पेसक्राफ्ट बनाया है? बताइए सर। हाँ जी, कोई बात नहीं, पता चल गया ना आंसर। तो एक तुक्का तो, एक तुक्का तो आपका लग ही गया होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए।
ओके ओके। जैक जैक पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए, नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो 9990784642, ठीक है। सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी। तो ये सर जो जियोटेल स्पेस क्राफ्ट है, ये नासा के साथ मिलके, जापान ने मिलके बनाया है, ठीक है। जापान और नासा ने मिलके स्पेस क्राफ्ट बनाया था। तो अर्थ का जो मैग्नेटो स्फीयर है उसे स्टडी करने के लिए, देखो अर्थ में जो हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ते हैं ना एक्सोस्फीयर तक, उसके बाद भी एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटो स्फीयर, ठीक है, मैग्नेटो स्फीयर। तो उस मैग्नेटो स्फीयर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये क्योंकि जो स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उससे ये हमें क्या कहते हैं, बचा के रखता है। तो ये मैग्नेटो स्फीयर आपका, इस लेयर को स्टडी करने के लिए जियोटेल स्पेसक्राफ्ट हमने डेवलप किया था। अब ये अपना काम पूरा कर चुका है, अब ये वापस आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। Recently, Northern India's largest floating solar power project of 2000 किलोवाट पीक आवर, ठीक है, मतलब पीक आवर में कितना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, 2000 किलोवाट, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटीज। बताइए, नदर इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है, जिसकी पावर है 2000 किलोवाट पीक आवर, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। बताइए जनाब। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है, वो अभी आपका कहाँ पर बना है सर, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में बना है। तो ये अभी जो मिस्टर पुरोहित जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। चलो जी, तो ये आपके यहाँ तक के 96 तक के क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, उसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये मान के चलो हमें जनवरी का करंट अफेयर्स ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि जब जनवरी का ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर अगली बार से फरवरी का स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये जनवरी वाले करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, है ना। इस पे भी अभी काम चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं। तो जनवरी की पीडीएफ आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट मिल जाएगी। जो हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लिंक है, उसमें ये पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप जनवरी का भी करंट अफेयर्स डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है सर। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में, है ना। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।